एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज मैं पेशावर में मौजूद हूँ और पेशावर के गवर्नर हाउस से हमारा खुसूसी प्रोग्राम है और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो इंतहाई मोहतरम भी हैं। गवर्नर की हैसियत से तो हैं ही, मगर उससे पहले भी जो शख्सियत इस वक्त आज गवर्नर के ओहदे पर विराजमान हैं वो एज ए गेस्ट हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही डाउन टू अर्थ पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होता रहा है। थोड़ा बहुत हम भी जानना शुरू होते हैं कि किसका कैसा एटीट्यूड है, कैसा तरीक़ेकार है। तो ऐसी शख्सियात जिनमें बिल्कुल ही ना गुस्सा है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई प्रोटोकॉल का ख्याल करना है, बहुत ही जैसे मैंने कहा डाउन टू अर्थ शख्सियत। इसलिए हमें खुशी है कि आज वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू गवर्नर KPK इकबाल ज़फ़र चकरा साहब। थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा एक मुश्किल सूबा रहा है इस हवाले से कि दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ अच्छा टाइम आया, अब दोबारा लग रहा है कि दहशतगर्दों को निशाना बनाने का मौका मिल गया है। आप नमाज जनाजा में भी शरीक थे, अशरफ नूर साहब आज शहीद हो गए। उससे पहले भी तवातुर से कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं, क्या समझ रहे हैं एक सर्ज है दोबारा दहशतगर्दी की? शुक्रिया जी। जिस तरह आपने जिक्र किया कि आज बहुत ही मैं कहता हूँ कि अफसोसनाक वाक़या था हमारे एडिशनल IG अशरफ नूर साहब की जो डेथ हुई है और जिस तरह उनको टारगेट किया गया, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये आपने कहा कि ये लहर फिर नज़र आ रही है, मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये लहर दोबारा उस तरह नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ था उसका आपको याद होगा कि जब मौजूदा हुकूमत आई और एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया, तो यहाँ एक वाक़या हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का। ठीक है, 16 दिसंबर। हाँ, 16 दिसंबर को। उससे पहले मियाँ साहब की कोशिश ये थी कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करें और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना दी थी जो कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात मियाँ साहब की भी और PTI की भी, दोनों का ख्याल ये था कि बातचीत की जाए, बातचीत की जाए और इसको हल किया जाए मुज़ाकरात से। लेकिन जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ तो दैन मियाँ नवाज शरीफ उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मज़ीद मुज़ाकरात का मतलब ये होगा कि हम इस कौम को मज़ीद इस इम्तिहान में डाल रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का सामना करें। आई विल नॉट लेट दिस हैपन। मैं मज़ीद इस कौम को दहशतगर्दी की नज़र नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि ऑपरेशन हो और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब जो आपने देखा उसका फ़ैसला हुआ और उसका उन्होंने ऐलान किया और अल्लाह के करम से उस ऑपरेशन के ज़रिए वो इतना सक्सेसफुली हुआ। उस पर खराज तहसीन हमेशा पेश करता हूँ पाकिस्तानी अफवाज को, क्योंकि जो टेरेन है और जिसमें उन्होंने ये जंग लड़ी है वो जब आप जाकर वहाँ देखें तो पता चलता है कि कितना मुश्किल। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट जो अपोजिशन है वो तो बार बार ये कहती है कि फैसला तो फौज ने किया था। वो बता रहे थे बार बार आप लोगों को कि यहाँ पे बातचीत नहीं हो सकती, एक्शन लेना पड़ेगा। ब्रीफिंग वो दे रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज ही को समझ नहीं आ रही थी, जिसमें सिर्फ PMLN नहीं थी, PTI भी फोरफ्रंट पर थी। PTI नहीं, सब पार्टीज ये थी कि सबका यही ख्याल था कि देखिए फौज का तो अपना एक तरीका कार होता है, उनके यहाँ तो हल ऐसे मसाइल का जो है उसका जवाब सख्त देना पड़ता है। लेकिन जब बात आ जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पे और डेमोक्रेसी पे, तो कोशिश होती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस चीज़ का हल निकाला जाए। लिहाजा कोशिश ये की गई तमाम जमातों की तरफ से। लेकिन जब कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने अकेले फैसला कर लिया कि हम कैसे हुआ था, मैंने आपको बताया आर्मी पब्लिक स्कूल का जब वाक़या हुआ तो देन ही डिसाइडेड एंड ही कॉल्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ओवर हियर। आपको याद है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पेशावर में उन्होंने बुलाई, तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग इमरान खान वाज हियर और उसमें फिर ये फैसला हुआ। पाकिस्तान हमें लगा कि अब हम नैप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। आपको याद है कि उसी वक्त पे नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया।
कहाँ है सर आज वो नेशनल एक्शन प्लान? अभी आप कह रहे हैं कि आप इत्तेफाक नहीं करें, लेकिन एक मेजर इसहाक शहीद होते हैं, उससे पहले खैबर एजेंसी की वादी में फायरिंग से एक फौजी जवान शहीद हुआ। अब एक रिकरेंस तो नजर आ रही है, और इस्लामाबाद के सेंटर में स्टैंड स्टिल है। आप कह रहे हैं कि सख्त स्पीच नहीं होनी, हेट स्पीच वहाँ पे मुसलसल हो रही है। सो उस दिन जब आए थे मियाँ साहब ने कॉल की थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो फैसले हुए थे वो किधर है, मुझे ये दिखा। देखिए जी, ये रिकरेंस की जो आप बात कर रही हैं, इसका मैंने हमेशा कहा है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के ज़रिए आपकी दहशतगर्दी 80% तो ख़त्म हो गई, ठीक है, लेकिन 20% आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली ख़त्म हो गई। 20% वो जो थे दहशतगर्द स्प्रेड आउट हो गए, ठीक है, हेडक्वार्टर्स ख़त्म हो गए हैं उनके। सही, ये ऑपरेशन का ज़रिए जो सबसे बड़ी बात है कि उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो अब मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि वो स्प्रेड आउट हो गए तो अब वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते रहते हैं एक जगह और दूसरी जगह। तो उसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि देखिए जी, फौज ने भी अपना काम कर दिया है, पुलिस ने भी बहुत कुर्बानियां दे दी, लेकिन मजीद ये 20% जो ख़त्म होना है, इसके लिए ज़रूरी है कि सिविल कम्युनिटी भी सामने आए। कैसे आएगी? कि मैं समझता हूँ कि चले मेरे गांव में एक आदमी आ गया है बाहर से, तो मुझे इसका पता करना चाहिए कि ये कौन है, ठीक है, क्यों आया है। इफ ही इज ठीक है, अगर सही आदमी है, दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आई शुड कंफर्म कि ये किस टाइप का आदमी है और क्यों है और क्या पर्पस है। तो अगर पुलिस भी तो आपकी काम करे, देखिए ना, मैं वही कहना चाहता हूँ आपको कि वो अपना काम काफी कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं, लेकिन अब कम्युनिटी को साथ मिल के चलना पड़ेगा। और अगर गलत आदमी हमारे दरमियान आ गया है तो उसकी निशानदाही पुलिस को भी करें, फौज को भी करें कि ये आदमी इस तरह है या ये ग्रुप इधर आ गया, क्यों है। लेकिन नैप इम्प्लीमेंटेशन का जवाब नहीं दिया आपने। आप समझते हैं नैप इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत काम हो रहा है और हुआ भी है। देखिए, यहाँ पर जो हालत पहले थी मुल्क में दहशतगर्दी की, जो हालत कराची में थी, कोई घरों से निकल नहीं सकता था। आज अल्लाह के करम से देख लें, कराची में जाके पूछ लें लोगों से, ठीक है, वो कहते हैं जी आजकल तो हम ये नहीं फील करते कि वो सूरत हाल है कि हम घर से नहीं निकल सकते। तो ये सब कुछ हुआ है नैब की बदौलत हुआ है कि उस पर काम हुआ है, लेकिन वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। वो देखिए, वो लूप होल्स हर जगह रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% इम्प्लीमेंटेशन हो गई है और बस सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तो यही कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, हुई है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो गया है और बस हम खैर खैरियत से हैं। नहीं, लेकिन जो 20% है वो बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन है। जैसे दो बातें जो हर हल्का कह रहा था, जो जंग लड़ रहा है वो भी कह रहा था, फौज की तरफ से बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार था कि फाटा रिफॉर्म्स आप नहीं करेंगे तो मामला ये दोबारा आएगी, दहशतगर्दी की लहर आएगी। नैप इम्प्लीमेंट नहीं कर, कितना शोर मचा, नैप इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ये लहर आएगी। इससे पहले कि हम खुदा न खास्ता कोई और ऐसा वाक़या देखें, ये आपके लिए वेकअप कॉल्स नहीं है जो आज हुआ। वो जो आज हुआ उसी की मैं बात आपको कह रहा हूँ कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं वो ढूंढते हैं और वो देखते हैं कि कोई इस तरह बगैर सिक्योरिटी के चल पड़ा है और इम्पोर्टेंट वो है, तो उसको वो टारगेट ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। उसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। और हुई मैंने कहा कि इसमें सिविल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है, वो उसी के ज़रिए इंशाल्लाह ये बैलेंस 20% जो है इसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है और वो इंशाल्लाह एक्टिव हो जाती है कम्युनिटी। तो आप, मैं चैलेंज करता हूँ कि नॉट मोर देन 6 months एंड एवरीथिंग विल बी इंशाल्लाह नॉर्मल। ये मामूली वक्त हम पे नहीं गुजरा, बहुत बड़ा चैलेंज था और जिस तरीके से यहाँ दहशतगर्दी हुई है दुनिया में कहीं नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। जिस तरह यहाँ पे लड़ा गया वो भी कहीं नहीं लड़ा गया। मैं KPK को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने मुकाबला किया है और जो हालात फाटा के गुजरे हैं। अब फाटा रिफॉर्म्स की आपने बात की, उस पर पहले क्विकली अगर AIG अशरफ नूर शहीद के बारे में बात कर लें आप, क्योंकि गए भी थे नमाज जनाजा पे, पर्सनली क्या फील हुआ आपको एज अ पर्सन, नॉट एज अ गवर्नर, पर्सनली एज अ पर्सन? आई एम वेरी सॉरी फॉर हिम, ही वाज अ थॉरो जेंटलमैन, बहुत ही अच्छा ऑफिसर था
and he was on the verge of going as IGP to any province. Additional IG थे यहाँ पर, और सीनियरिटी उनकी हमारे मौजूदा IG और उनकी तकरीबन एक सीनियरिटी है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा फ्यूचर और करियर था। उनको देखकर उनके आज बच्चों से मुलाकात हुई जनाज़गाह में और जनाजे में, तो बहुत अफसोस हुआ। और इस किस्म के वाक़यात एक नहीं हुआ, उससे पहले जो मेजर साहब हमारे खान में हुए हैं, उसको देखें वो कितना यंग और फैमिली उनकी, तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं। लेकिन इससे ये कहना कि नहीं दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ और ये उसी तरह है, नो। पहले जो जिस तरीके से होती थी, देयर वाज नॉट अ डे वेयर पीपल वर नॉट टारगेटेड, और लोग घर से बाहर निकलते हुए डरते थे। आज आपका फाटा एरिया जहाँ से ये एक्टिविटीज होती थी, आज आपका फाटा अल्लाह के करम से इतना सेफ है कि मैं कहता हूँ सेटल्ड एरिया से फाटा ज़्यादा सेफ हो चुका है। कितनी बड़ी खुशी की बात है ये। लेकिन क्या वो हमारे भाई जो आज शहीद हुए, या मेजर इसहाक का आपने जिक्र किया, ये तमाम भाई जो शहीद हो गए इस मुल्क पर, इनका खून हमसे ये नहीं कहता कि हम फाटा रिफॉर्म्स कर डालें, कोई सियासी बात में ना आए, ना सुने किसी की जो अपनी सियासत लेकर आ रहे हैं? क्यों इस मामले में सियासत? ये अगर आप कहें कि फाटा रिफॉर्म्स में हुकूमत सोच चुकी है, नहीं। जो हमारी लेटेस्ट मीटिंग भी हुई है और इससे पहले भी होते रहे हैं, उसमें बहुत क्लियरली ये है कि फाटा रिफॉर्म्स करने हैं, और उस पर हमने देखें बड़ी पेशरफ्त की है। ये आते ही मैंने देखा कि फाटा रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले मैंने कहा ज़रूरी बात यह है कि ये जो IDPs हैं इनका रिटर्न बैक टू देयर हाउस। और ये आपकी पेट्रनेज थी, तो गवर्नमेंट की पेट्रनेज, अल्लाह का करम था कि मैंने कहा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि दे शुड गो बैक टू देयर हाउसेस। जब आप आदमी घर में नहीं है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिफॉर्म में क्या फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पूरी हुई? कितने वो इंशाल्लाह नाउ यू कैन से 96% लोग वापस चले गए हैं। ठीक है। 4% में वो भी हैं जो अफगानिस्तान चले गए थे। ठीक है। उनकी भी शुरू हो चुकी है। आज भी रिपोर्ट आई है कि कितनी फैमिली वापस आ चुकी हैं, अफगानिस्तान से भी शुरू हो चुका है। So in another I would say by let us say मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह बाय मार्च 2018 100% कंप्लीट रिटर्न हो जाएगा। By March 2018 you're saying 100% रिटर्न हो जाएगा? 100% रिटर्न भी हो जाएगा, और साथ ही हमने रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया हुआ है। ठीक है। आप जाएं वज़ीरिस्तान में देखें, वहाँ पर जो मार्केट्स बनाई जा रही हैं उनके लिए जो तबाह हो चुकी थी, मेरे साथ बिल्कुल व्हाई नॉट, इंशाल्लाह बिल्कुल अरेंज कर लेंगे। आपकी पेट्रनेज है इस प्रोजेक्ट को, इट्स द गवर्नेंस प्रेरोगेटिव। मैंने एक ये किया था और एक एजुकेशन का इमरजेंसी डिक्लेयर ले लूं। हम गवर्नर साहब ने खुशखबरी दी है कि मार्च 2018 तक एटलीस्ट लोग IDPs जो हम अपने घर चले जाएंगे। मगर फाटा रिफॉर्म से भी बड़े सवालात हैं, पूछेंगे गवर्नर साहब से राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग ट्रांसफर। एंड वेलकम बैक। गवर्नर साहब, आपने कहा कि पर्सनली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है फाटा के मामला ठीक होने। आपका क्या ख्याल है, फाटा को अलग सूबा बनना चाहिए या इसको खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं हालात बेहतर हों? देखिए, इस पर मैं थोड़ा फिर डिटेल में जाऊंगा कि फाटा रिफॉर्म्स का जब फैसला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने फैसला ये किया उस वक्त कि आपने ऐसा कोई फैसला नहीं करना कि जो उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो। ठीक है। सो ही डिसाइडेड, इन्होंने फैसला किया कि एक कमेटी बना दी सरताज अजीज साहब की सरबराही में। ठीक। और उसमें हम सब मेंबर्स थे। उसमें मिनिस्टर सफरान जनरल कादर साहब जी थे, सिक्योरिटी हमारे एडवाइज़र जो हैं वो भी थे, बीच में लॉ मिनिस्टर भी थे, सेक्रेटरी सफरान भी थे। दिस वाज अ कमेटी ऑफ 8 पीपल। ठीक है नहीं, उस कमेटी की ये ड्यूटी थी कि आपने हर एक एजेंसी में जाना है। ठीक है। और उनकी राय लेनी है। ठीक है। और फिर उस पर फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। आ चुकी हैं फाइंडिंग्स। तो वही बताना लगा हूँ, इट टुक अस अबाउट 1.5 years yes. because
वी वेंट टू ईच एंड एवरी एजेंसी, राइट, और वहाँ पर जो हमने मीटिंग्स की वो कोई इस तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, इट वाज ओपन फॉर एवरीबॉडी टू कम एंड गिव देयर वर्डिक्ट। उसमें स्टूडेंट्स थे, उसमें यंगस्टर्स थे, उसमें मलिक्स थे, उसमें एल्डर्स थे, उसमें कॉमन मैन था, उसमें मीडिया था, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ फाटा में एग्जिस्ट करती हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, और उनसे बार बार अलग-अलग पूछा जाता था। वेरी वेल डन। मेजॉरिटी ये आया, मेजॉरिटी जो फाइनली राय आई थी वो मर्जर विद केपीके, ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि हमारी तो सारी उम्र इस सूबे में गुजर गई है। रिस्पेक्ट यू कि आप ना खुलकर ये बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ। बिल्कुल, फाइंडिंग्स पढ़ी है ना उस रिपोर्ट की, लेकिन कौन नहीं माना? मौलाना फजल रहमान साहब और चकज़ई साहब, और वो अहम इसलिए हो गए क्योंकि पनामा आ गया और मसला बीच में फाटा हो गया, और मियां साहब हो गए हॉस्टेज उनके। तो ये कोई हॉस्टेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि हॉस्टेज हो गए, बट ही हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स टू फेस। इससे इनकार नहीं कर सकते कि जब से ये टर्नओवर मियां साहब का था, इसमें डे वन से चैलेंजेस शुरू हो गए थे। चैलेंजेस बहुत थे, सबसे बड़ा था जो उनका पहले से ही वादा था कौम के कि दहशतगर्दी का खात्मा, फिर ये था कि जो एनर्जी क्राइसिस है इसका खात्मा, लिहाजा उन्होंने उस पर काम शुरू किया, लेकिन साथ ही धरना पॉलिटिक्स आ गई, तो चैलेंज बहुत बड़ा था वो, और उसकी वजह से बट ही डिडंट गिव अप, आई टेल यू। देखिए आज एनर्जी क्राइसिस, हाँ जी, मियां साहब तो डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर फाटा रिफॉर्म्स पे आपकी कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं आप उनको इम्प्लीमेंट कर दें, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं सर, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, कि नस्लें दुआएं देंगी। यू डोंट नो कि उस पर कितना तेजी से काम जाला है, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते आपके, जब तक देखें इसके लिए 10 years प्लान है जिसमें ये इम्प्लीमेंट होगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, वो है जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू ट्राइबल एरियाज, जो कि असेंबली पार्लियामेंट से होना है। इट हैज बीन टेकन टू द पार्लियामेंट नाउ। आप ये बात तो एग्री कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने काम शुरू किया था, ये होने जा रहा, एक लैंडमार्क काम होने जा रहा था, ये रुक गया? नहीं, रुका नहीं है। इसको मैं यहाँ मैं ये कहूँगा कि फॉर अ व्हाइल थोड़ा सा स्लो हुआ था, लेकिन अब फिर उस पर बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। और बाकायदा लास्ट मीटिंग में, विच इज अबाउट मंथ एंड हाफ बैक, बहुत क्लियरली डिसाइड हुआ है, और इसीलिए ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का जो है वो इस लेटेस्ट जब भी सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह थ्रू हो जाएगा। पर्सनली आप बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग समझते हैं कि मर्ज होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में? जी हाँ, मैं तो आई एम कन्विंस्ड बिकॉज आई हैव बीन टू ऑल द एजेंसीज, मैंने गया हूँ, उनकी राय ली है, और राय अक्सरियत की ये आई है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आई है, सही हैं लोग जो कहते थे कि नहीं जी हम तो उसी सिस्टम में रहे, लेकिन अक्सरियत ने ये कहा है कि ये कौन सा कानून है हमारे पर, ये FCR का कानून जो 100 साल से हम पर है, इसमें कहीं ह्यूमन राइट्स की बात है? कहीं नहीं है, नहीं है। मौलाना फजल रहमान महमूद चकज़ई थोड़ी सी सियासत करें आपके ख्याल? मेरे ख्याल में कि ये सियासत की बात आ जाती है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि इसमें उनको भी इस पे सोचना चाहिए, और अब तो उनको मेरे ख्याल में कि अब वो भी इस बात पे तकरीबन इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये चीज़ होगी, और इसको वो ज़्यादा अब वो इंशाल्लाह अपोज नहीं करेंगे। वो इसको जब ये बात उन्होंने की तो आपको याद होगा कि ये कैबिनेट में पहुंच चुकी थी बात, और फैसला कैबिनेट से आना था। मियां साहब ने फिर पोस्टपोन किया, उन्होंने कहा कि हैव अ मीटिंग विद मौलाना साहब और उनको ऑन बोर्ड कराएं। लिहाजा उसी कमेटी ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मीटिंग इस्लामाबाद में हमने की, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब थे, दुरानी साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के रह चुके हैं, इनके जो सेनेटर और फाटा से MNA था वो भी थे, पूरी इनकी टीम जो है वो हमारे साथ बैठी, एंड वी कन्विंस्ड हिम कि ये चीज़ देखें जो आप कह रहे हैं वो सब चीज़ों पे तो एग्री हो गए थे। एक ये था कि रेफरेंडम कराएं, तो रेफरेंडम के भी हमने प्रोज एंड कॉन्स बताया, और हमने उनको ये बताया
कि हमने जो ये साल 1.5 साल लगाया वहां पर, ये न वे रेफरेंडम ही है, क्योंकि हमने तो लोगों को बुला के पूछा है। ठीक है, ये तो नहीं है कि हमने अपना फैसला उन पे ठूंस दिया है। एब्सोल्युटली। और आपका तो कोई इसमें पॉलिटिकल स्टेक भी नहीं है ना, आप तो उससे मुबर्रा होके कर रहे हैं, आपकी हुकूमत नहीं है, मगर आप फिर भी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि जी हम अगर पाकिस्तानी है इसी तरह वो भी पाकिस्तानी है, ट्राइबल एरिया, क्यों ट्राइबल उनको लेकिन ये अफसोसनाक बात नहीं है कि पीटीआई और एएनपी मिल गई इस मामले पर, लेकिन एक मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई अलग। जी हाँ, वही बस उनकी अपनी कंसिडरेशंस और पॉलिटिक्स हो सकती हैं। देखें, उस पर अगर मैं बात करूं तो मुनासिब नहीं होगा, तो ये तो उनसे ही जब पूछा जाए कि आखिर क्यों वो इस तरह कर रहे हैं, तो वही उनका ही जवाब। अगर हम ये कहें कि इस वक्त ये दो शख्सियात रुकावट हैं, रुकावट थे, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह रुकावट ज़्यादा नहीं बनेगी। एक और रुकावट जो हमने सुना है आ रही है, ये सुनी हुई बातें इस्लामाबाद में घूम रही हैं कि मार्च में सेनेट इलेक्शंस होने, उससे कबल ये अफवाह है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हो जाए ताकि इलेक्शंस मुलतवी हो जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा अगर हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। हमें हर सूरत में इलेक्शंस अपने वक्त पर कराने चाहिए, और जो भी इसको वक्त पर नहीं कराएंगे और उस डिमांड कर रहे हैं अर्ली इलेक्शंस की या लेट इलेक्शंस की, वो समझ लें कि फिर वो पाकिस्तान की बेहतरी का नहीं सोच रहे, सिर्फ ज़ाती बेहतरी और ज़ाती मफाद के लिए और अपने एक प्रोग्राम को किसी हद तक पहुंचाने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए। यही मैं कह सकता हूं कि फिर उनकी कंसिडरेशन ये है, और ये सोच अगर हो तो फिर तो आदमी अफसोस ही कर सकता है कि माशाल्लाह वो पार्टीज़ जो ये बात करती हैं उनकी एग्जिस्टेंस है, पार्टीज़ हैं, तो अगर उनकी लीडरशिप थोड़ा सा सोचे कि ये हमने अपने ज़ात के लिए कुछ करना है या मुल्क के लिए करना है। देखिए, जो भी जमात है और इस लेवल की जमातें हैं, उनको तो कौमी सतह पे सोचना चाहिए, और जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आ जाए वहाँ तो सब एक ही पॉलिसी पे इकट्ठे होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैंने एक चीज़ पे बड़ा अप्रिशिएट किया था कि जब वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ और सब पार्टीज उसमें एपीसी में आई, तो एवरीबॉडी एग्रीड एंड आई अप्रिशिएटेड दैट कि माशाल्लाह। और धरना उठा लिया पीटीआई ने, उसके बाद ही उठाया था। हाँ, नहीं उठा रहे थे। देखें, वो धरने से बहुत नुकसान हुआ है जी। देखें, आज सीपैक बहुत आगे होता, 1 साल डिले हुआ है पूरा। यस, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उनकी विजिट कितनी डिले हुई थी। चलिए इस पे हम आते हैं, पहले थोड़ा दोबारा इस पे आ जाते हैं। आप एज गवर्नर, आपका इस्तेहकाक है, आप कह रहे हैं ये सिस्टम को डीरेल करने वाली बात है, अगर ये और इतला है आपके पास जो हमने सुना इस्लामाबाद में, क्या आप अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मौके पर? मैं तो देखें पहले से एज यू नो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, एंड एज गवर्नर मैं तो सबसे पहला वो ये है प्रेरोगेटिव कि एक तो फाटा रिफॉर्म्स हों और दूसरा जो है इलेक्शन ऑन टाइम हो। उसके लिए जो डिमांड आई पीटीआई की तरफ से वो ये थी कि जी हमें 2018 में सीट्स मिलनी चाहिए। उस पर भी पहले ये था कि ये 2023 के इलेक्शन में सीट्स होंगी प्रोविंस। जब ये उन्होंने डिमांड रखी तो मियां नवाज शरीफ एग्रीड टू दैट, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये दूसरे स्टेप्स सारे हो जाते हैं और वहाँ कंडीशंस इलेक्शन के लिए ठीक हो तो गिव देम द 2018 इलेक्शन सीट्स। वो खुद चीफ मिनिस्टर KPK से आप बात कर सकते हैं, उनकी मौजूदगी में फिर ये फैसला हुआ कि बिल्कुल हम आपको इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं तो हम 2018 में आपको सीट्स दे देंगे। ठीक, तो उससे बहुत बड़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। अगर 2018 के इलेक्शन हो जाएं और उसमें सीट्स दे दी जाएं तो मैं समझता हूँ बड़ी खबर दी आपने हमें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जो असेंबली तहलील होने की बात है उसमें ये भी फिर खबर है कि PMLN कोशिश कर रही है कि इन हाउस तब्दीली ले आए ताकि असेंबली डिसॉल्व करने की जो कोशिश की जा रही है वो ना हो सके। ऐसी कोई कोशिश है कि आप तब्दील कर दें, पर इस खटक साहब के खिलाफ अदम तहरीक ले आए, अदम एतमाद की तहरीक ले आए? यहाँ पर अभी तक इस चीज़ पे कोई काम नहीं हुआ। हम कभी नहीं चाहते कि कोई इंस्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ें और
इन हाउस चेंजेस लाएं और इन चीज़ों से इंस्टेबिलिटी ज़रूर आती है। लिहाजा हम नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि सिस्टम कभी डिरेल ना हो। लेकिन मशवरा तो आया आपके पास ही है। देखिए मशवरे तो बहुत आते हैं, मशवरे नहीं होते, वो एक समझेंगे वो अपनी तरफ से राय देते हैं कि यार अगर इस तरह हो जाए तो ठीक होगा। लेकिन अल्लाह के करम से वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि हमने इस सिस्टम को अगर चलाना है और इस मुल्क में जमहूरियत को स्टेबल करना है तो फिर जमहूरी निज़ाम को उसके तरीक़ाकार जो है और जो वक्त पूरा करना है असेंबली ने वो मस्ट है। सर फिर आप खबर मुझे दे रहे हैं कि अगर आ जाती है फ़र्ज़ करें एतमाद की तहरीक परवेज़ खट्टक साहब के ख़िलाफ़ तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे उसको? नहीं जी, हम इंशाल्लाह फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई कि हम अदम एतमाद की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक, ये बात नहीं हुई। वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेरिया। एंड वेलकम बैक। गवर्नर KPK हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये हमने भाइयों की शहादत के बारे में तो बात की, लेकिन डेरा इस्माइल खान में एक बहन के साथ बहुत बुरा वाक़या हुआ जी। ये कोई ख़ास एक्शन आपकी तरफ से, कोई ख़ास स्टेटमेंट या विजिट आपने उसका खुद से नोटिस क्यों नहीं लिया? देखिए हमने तो कंडेम ज़रूर किया है, लेकिन एज गवर्नर मैं डायरेक्ट इन चीज़ों में अगर इंटरफेयर करूं तो चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सपोज टू डू दैट, फिर वो एक इंटरफेरेंस वाली बात हो जाती है। इसलिए मैंने उसको कंडेम किया है और मैंने यहाँ तक कहा है कि अगर इस पे हुकूमत नोटिस नहीं लेगी तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। उनके लिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वी आर कन्विंस्ड एंड आई होप दैट द गवर्नमेंट विल टेक इट सीरियसली और उनको इंसाफ देंगे तो तभी बात बनेगी, क्योंकि ये बात अब ख़त्म होने वाली नहीं है। ज़रूर इसको टेकअप किया गया है और ये अपने लॉजिकल एंड तक इसको पहुंचाना होगा। श्योर कि आपको ये इत्तला है कि आपस में इल्ज़ाम लगा रहे हैं PTI के लोग, बिल्कुल देखें उसकी तो इंटरव्यू भी आ गई थी। एतमाद है कि PTI हल कर लेगी इस मामले को जब उन्हीं के लोगों के नाम लग रहे हैं इसके ऊपर? उनके नाम लग रहे हैं, लेकिन अगर वो इसको हल नहीं करेंगे तो किसको नुकसान होगा ये बताएं मुझे। इनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा। आवाम अगर ये देखें कि हुकूमत अपने आवाम के इसमें एक ऐसा रोल प्ले कर सकती है और करेगी कि वो बजाय इसके कि हुकूमत की तरफ ले या कोई वो जो अफेक्टिव्स हैं उनके हक़ में मेरे ख्याल में एज़ फार एज आई हैव आस्क्ड द IGP एंड अदर ऑफिसर्स, तो वो कहते हैं कि जी अगर हमें शवाहिद मिल जाते हैं और सही इंफॉर्मेशन पूरी होगी, इंशाल्लाह हो जाएगी, तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। राइट, पहले हम सुनते थे जो आपसे पहले गवर्नर थे, कोई ना कोई कभी ना कभी कोई बात हम सुन ही लेते थे। आई नो गवर्नर का एक बड़ा अहम तकद्दुस है, बड़ी अहम जगह पे, लेकिन स्टिल क्योंकि पार्टीज़ अलग हैं CM से, कहीं ना कहीं कोई बात कहीं ना कहीं सुन लेते थे। आप जब से आए हैं कोई खबर नहीं आई, कैसे ताल्लुकात हैं आपके CM KPK से? लेकिन अल्लाह का करम है, एज यू नो, बस नेचर ही कह लें मेरी कि मैंने कभी किसी के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से गुरेज किया है। इसी तरह मैं यहाँ भी जब आया हूँ तो CM KPK और उनकी हुकूमत के साथ अभी तक ऐसी कोई बात मैंने नहीं उठाई जिससे कि डिफरेंसेस प्रमोट हों। हर एक बात को हल करने की कोशिश की है और उसमें मैं कामयाब भी हुआ हूँ और उनकी तरफ से भी मुझे कोई मुश्किलात नज़र नहीं आई।
उन्होंने भी इस मामले में, चूंकि मैं उनके साथ मुश्किलात में इन्वॉल्व नहीं होता, तो उनकी तरफ से भी फिर यही होता अच्छा है तो रिलेशनशिप। लेकिन वफाक से वो नाराज हैं सर, आप वफाक के नुमाइंदे, वो कह रहे हैं 36 अरब रुपए हमारे अदा नहीं कर रहे, बार बार कह रहे हैं, आपने सुना होगा आप, तो वो कह रहे हैं मैं धरना देने जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके बैठ जाऊंगा PM हाउस के बाहर। तो क्या करेंगे आप, आप किसके साथ हैं? खैबर पख्तूनख्वा के पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं? देखिए जी, पैसों की बात जहाँ तक आ जाती है तो ये कभी इनकार हुकूमत ने नहीं किया, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी, कि इनको इनके पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन देखें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क के थोड़े नहीं हैं। अब अल्लाह के करम से अब जाके कहीं ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनली भी हुआ है कि पाकिस्तान की इकानमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो स्टेबल होने में वक्त तो लगता है। लिहाजा ये जो मसाइल हैं, ये जो अगर पैसे डिले होते हैं या लेट होते हैं, तो इस वजह से नहीं कि उनको देना नहीं चाहते, वो यही है कि इकोनॉमिकली जो मसले हैं उनमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, इनके पैसे डिले हैं, सही मौका उनका। टोटली मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि डिटेल तो वो मिलेगी तो तब आदमी कह सकता है। वो तो एक फिगर दे देते हैं, तो अनलेस यू कंफर्म दैट फिगर के वो कौन सी चीज़ है, तो यू कांट से कि ये टोटली 100% करेक्ट है। कुछ थोड़ी बहुत वो भी होती है, बीच में एग्जैजरेशन भी आ जाती है। एक रिपोर्ट आई रिसेंटली, उसमें ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग को मुतमईन है PTI से, और शायद नेक्स्ट हुकूमत एक सर्वे है, पंजाब के लोग पंजाब की हुकूमत से मुतमईन है, और शायद वहाँ पे भी दोबारा PMLN आ जाए। आपको क्या लगता है, और ख़ास तौर पे PMLN का कितना आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में चांस है? अगर मैं ये आपको बता दूं कि इंशाल्लाह व्हाट आई सी यहाँ आकर एज गवर्नर मैंने देखा है कि PMLN के आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पर KPK में लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया था PTI को, लेकिन आने वाले इलेक्शन में PMLN इज गोइंग टू डू मच बेटर देन बिफोर। जगह साहब, यू रियलाइज खैबर पख्तूनख्वा का एक अलग मिजाज है जी। ANP कम्प्लीटली हमें वाइप आउट होती हुई नजर आई अगले लास्ट इलेक्शंस में, क्योंकि करप्शन की स्कैंडल्स थी या नहीं, लेकिन स्कैंडल्स थे। ये पूरा पैनामा का मामला PMLN के ऊपर एक करप्शन का दाग तो लग गया सर। आगे वो अलग बात है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये चला है पूरा साल, उससे ज़्यादा चला है। उसकी रोशनी में आपके ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में PMLN को उतने ही वोट मिलने थे जितना पैनामा से पहले मिलने थे? मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है पनामा में और उसके जो नताइज सामने आए हैं, अपनी जगह जो भी है, वो अदलिया जो भी कहे जाए, लेकिन आम आदमी ने ये कहा